हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोइन कंप्यूटर क्लासेस चंदेरी। अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं DCA फर्स्ट सेमेस्टर, मतलब जो डिप्लोमा होता है DCA का और PGDCA का। ठीक है, डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन और पोस्ट डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन। जो आपके DCA और PGDCA होता है उनका जो सिलेबस होता है, तो उस सिलेबस के हिसाब से आपके में 4 सब्जेक्ट होंगे PGDCA वालों के में, और DCA वालों के में होते हैं आपके 3 सब्जेक्ट। तो आज से अपन DCA फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो किताबें दी हैं आपको, जैसे कंप्यूटर फंडामेंटल, तो कंप्यूटर फंडामेंटल की आपको आज से स्टार्टिंग करवा रहे हैं थ्योरी। ये खुद से ही नोट्स बनाए हुए हैं, मतलब अलग अलग साइट से जाके किताबों से लेके इन चीज़ों को ये बनाए हुए हैं नोट्स। तो अपन स्टार्ट करते हैं। जो भी DCA PGDCA कर रहा हो आपका दोस्त, तो आप उसको शेयर कर दें। और ये वीडियो फर्स्ट सेमेस्टर का DCA हो या फर्स्ट सेमेस्टर का PGDCA वाला हो, या फर्स्ट सेमेस्टर की PGDCA हो या DCA फर्स्ट सेमेस्टर का, सबका जो सिलेबस है ना, सब लगभग सब सेम होता है। PGDCA वालों का एक जो बुक होती है कंप्यूटर ऑफ मल्टीमीडिया वाली, वो अकेली अलग होती है फर्स्ट सेमेस्टर में PGDCA वालों की। बाकी जो DCA की 3 किताबें हैं और जो PGDCA की 3 किताबें हैं वो तीनों सेम होती हैं। थोड़ा बहुत क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाते हैं, बाकी सिलेबस एट इज इट रहता है। तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं, और DCA वाले भी पढ़ तो DCA वाले तो पढ़ ही सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये आपके सिलेबस के हिसाब से, आपका जो सिलेबस है उसके हिसाब से आपको ये नोट्स यहाँ पर बना के दिए जा रहे हैं। अब देखिए ये बहुत सारा है। अब सबसे पहले अपन कौन सी बुक पढ़ रहे हैं? सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं कंप्यूटर और मतलब कंप्यूटर फंडामेंटल। ठीक है, जो आधारभूत फंडामेंटल होता है वो अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं, किसका? कंप्यूटर का। तो सबसे पहले बात होती है, अगर आप आधारभूत पढ़ेंगे मतलब आप आधार पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर का आधार क्या होता है? तो कंप्यूटर का आधार आपका, कंप्यूटर का आधार मतलब कि कंप्यूटर का आप इतिहास पढ़ेंगे। उसका आधार मतलब उसकी आधारशिला कहाँ से बनी, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो उसका अपन को क्या पढ़ना पड़ेगा? आपको 2 चीज़ें पढ़ना पड़ेंगी। एक, सबसे पहले आपको उसका इतिहास पढ़ना पड़ेगा, और ये जब इतिहास पढ़ोगे, इसका इतिहास पढ़ने के बाद आप ये भी पता चल जाएगा कि इसका विकास क्या। मतलब इतिहास और विकास के अंदर दोनों में लिंकिंग है। मतलब आप इतिहास पढ़ोगे तो इतिहास जो आपका कवर होगा कंप्यूटर का, वो आपका यहाँ पर जो विकास है वो भी इसके साथ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। और ये पहला क्वेश्चन है, और आपके एग्जाम में ऐसा ही का ऐसा आता है, आपसे कहता है कि कंप्यूटर का इतिहास या फिर कंप्यूटर का विकास को समझाइए। ठीक, ये आपको यहाँ से समझना है। और अगर आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज भी अगर आपको कंप्यूटर की चाहिए, तो आप DCA फर्स्ट सेमेस्टर और PGDCA फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो आप पढ़ सकते हैं। आपके लिए जो नॉलेजेबल रहेगा, या आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी फर्स्ट सेमेस्टर लगभग आता ही आता है। और बहुत जल्द अपन क्या CPCT के जो बच्चे हैं या जो CPCT करना चाहते हैं उसका सिलेबस भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हैं और अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सिलेबस स्टार्ट करते हैं। और अब से एक और बात है, अब से आपको रोज़ 8 बजे डेली वीडियो मिलेगा। तो आपको रोज़ 8 बजे रात को आपको देखना है। और आपको ये वीडियो प्राप्त करने के लिए हम जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना पड़ता है। ठीक है, आप चाहें तो कर लें, और नहीं तो आप तो वीडियो देखें और आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबरों से पास हों। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन कंप्यूटर का इतिहास क्या है। ठीक है, तो कंप्यूटर का इतिहास देखिए। कंप्यूटर का इतिहास ये है कि बहुत सालों से माना जाता है, 3000 वर्ष से 3000 या 4000 ईसा वर्ष पूर्व से कंप्यूटर का इतिहास माना जाता है। ठीक, तो अपन कंप्यूटर का ये है ना, इसको अपन को पढ़ना पड़ेगा। तो अपन पढ़ते हैं। देखिए कि कंप्यूटर एक अद्भुत मशीन है। हम आज कंप्यूटर युग में जी रहे हैं, और हमारी जो रोज़मर्रा की अधिकांश गतिविधियां कंप्यूटर के उपयोग के बिना पूरी नहीं हो सकती। तो अपन आजकल देख रहे हैं कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर के बिना मतलब जो मोबाइल है ना, वो भी क्या है? एक कंप्यूटर है। अगर वॉच है आपकी जो मल्टीमीडिया वाली है, तो वो भी क्या है आपकी? वो भी आपकी कैसी है? वो भी आपका एक क्या है? गैजेट है, मोबाइल है। ठीक है, वो भी एक कंप्यूटर है। तो मोबाइल को पम्प टॉप के कंप्यूटर के अंतर्गत माना जाता है। तो ये क्या है? मतलब अपन की जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है वो बिना मोबाइल के, बिना कंप्यूटर के संभव नहीं है। कभी जाने अनजाने में हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं,
कंप्यूटर एक अपरिहार्य एवं बहुउद्देशीय उपकरण बन गया है। ठीक है, तो कंप्यूटर कैसा बन गया है? बहुउद्देशीय। कि आप जैसे मोबाइल है, एक मोबाइल का एग्जांपल लेके चलते हैं अपन। मोबाइल है, मोबाइल में आप देखते हैं क्या होता है, कितने सारे काम कर सकते हो आप सिर्फ इसको मोबाइल को फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सअप चलाने के अलावा भी इसमें बहुत से काम हैं, पर आजकल की जनरेशन सिर्फ इतना ही से करती है, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसके बाद और कुछ नहीं यूज़ करती है। इसमें बहुत यूज़ करने को है, ये तो सब समझो कि ना के बराबर चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर रहे हो। ठीक, उसके बाद है कि हम कंप्यूटर के युग में सांस ले रहे हैं और धीरे धीरे कंप्यूटर जीवन की ऐसी चाहत बन गया है कि इसके बिना जीवन की कल्पना करना कैसा हो गया है, कल्पना करना मुश्किल हो गया है। ठीक, अब अपन क्या करते हैं, इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। देखिए कंप्यूटर की परिभाषा क्या कहलाती है, जो आपने पढ़ा है ना वही है। जैसे कि आप कहते हैं ना कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये सब वही की वही चीज़ है। अधिकांश लोगों के लिए कंप्यूटर एक मशीन है। सबसे ज़्यादा लोग, अधिकांश मतलब सबसे ज़्यादा लोगों के लिए कंप्यूटर एक मशीन है। इसका उपयोग कैलकुलेशन या संगणना या गणना करने के लिए, कैलकुलेशन या फिर गणना, संगणना यहाँ पर गलत हो गया, संगणना या गणना एक ही शब्द होता है। कैलकुलेशन या फिर संगणना या गणना करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन वास्तव में यह उससे कहीं अधिक है। अंक गणित और तार्किक संचालन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक का जी क्या है, एक उपकरण है, या कंप्यूटर डेटा प्रोसेस करने या उसे सूचना में परिवर्तित करने वाला उपकरण है, या फिर लचीली मशीन है। मतलब आपको ये समझ में आया, ये क्या है, जो कंप्यूटर है ना वो कैलकुलेशन के साथ साथ और भी चीज़ें कर सकता है, जैसे अंक गणित है, तार्किक संचालन है, ठीक है, संचालन है, और जैसे अंक गणित होता है और लॉजिकल चीज़ें हो गई, है ना, ये क्या कर सकता है, इनका काम कर सकता है, इनके द्वारा इनका काम कर सकता है। आप लॉजिकल लगवा लो, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, मतलब लाइट से चलने वाला है, क्या है, एक उपकरण है। कंप्यूटर डेटा प्रोसेस करता है, उसे सूचना में परिवर्तित कर देता है। कोई भी आपने डेटा दिया उसको सूचना में बदल देगा। उपकरण करने वाला ये क्या है, एक लचीली मशीन है। लचीली मतलब यहाँ शब्द इसलिए आया कि लचीली ऐसे नहीं कि मुलायम है, लचीली का मतलब है कि इसमें बहुत सारे काम आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। तो कंप्यूटर कैसे काम करता है, इसकी पूरी प्रक्रिया जानने के लिए हमें डेटा प्रोसेसिंग और सूचना जैसे विभिन्न शब्दों में से परिचित होना पड़ेगा। तो आपको जानना पड़ेगा कि डेटा क्या, प्रोसेसिंग क्या और सूचना क्या, ठीक। तो सबसे पहले हमें इन शब्दों के सही अर्थों को समझना होगा। अगर आप शब्दों के अर्थ नहीं समझेंगे तो आपको समझ में आने वाला नहीं है। तो देखिए डेटा क्या होता है। देखो डेटा मतलब कि एक अनुक्रम में, ठीक है, कोई तथ्यों का, आंकड़ों का संग्रह। डेटा बिना किसी अनुक्रम के बुनियादी तथ्यों और आंकड़ों का संग्रह। मतलब कोई एक आपके पास डाटा है, चीज़ तो है, एक आपके पास एक चीज़ तो है। जैसे कि आप डीसीए कर रहे हैं, तो डीसीए करने आपके यहाँ पे जितने भी बच्चे आ रहे हैं वो एक डाटा हो गया, मगर क्या है वो अनुक्रम में है क्या, मतलब एक वो सिस्टमेटिक तरीके से है क्या, मतलब अल्फ़ाबेटिकल है क्या। तो आपने कहा नहीं है सर, डाटा है कि इतने बच्चे पढ़ रहे हैं। अब उम्र में है, उम्र में अगर उनका देखें कि भैया क्रम वाइज है कि नहीं, उनका अनुक्रम है कि नहीं, ठीक है। तो अनुक्रम होगा, एक सिस्टमेटिक तरीका होगा, एक अल्फ़ाबेटिकल होगा, तो वो आपका सूचना कहलाएगी। और जब आपका डेटा है जो बिना अनुक्रम के होगा, ठीक है, और तो वो क्या कहलाता है, डेटा कहलाता है। तो डेटा मतलब कि बिना किसी अनुक्रम, मतलब डेटा बिना किसी अनुक्रम के बुनियादी तथ्यों और आंकड़ों का संग्रह है। जब डेटा को तथ्यों और आंकड़ों के रूप में एकत्रित किया जाता है तो उस समय इसका कोई मतलब नहीं होता। उदाहरण के लिए छात्र का नाम, कर्मचारियों का नाम इत्यादि, ये सब क्या कहलाता है, डाटा कहलाता है। डेटा या डाटा कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसका कोई मतलब नहीं होता, मतलब जो आपने डेटा यूज़ किया, इतना सारा इकट्ठा करके रखा है ना, इसको क्या है, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उस समय इसका कोई मतलब नहीं होता जब एकत्रित करके रखे रहते हैं, क्योंकि आपको छात्र का नाम कहाँ रख रखा है, उसका पिताजी का नाम अलग रख रखा है, उसकी क्लास अलग रखी है, तो कोई समझ में नहीं आएगा जब तक सिस्टमेटिक तरीके से नहीं होगा, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। और दूसरा अब आता है
प्रसंस्करण या फिर इसको बोलते हैं अपन प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग मतलब आपने कोई इसको इनपुट दिया तो वो क्या करेगा, उस चीज़ को प्रोसेस करेगा, उसको रिजल्ट मतलब खोजेगा और आपको सामने आउटपुट प्रदान करता है, वो प्रोसेसिंग कहलाती है। ठीक है, तो प्रोसेसिंग सार्थक जानकारी को आउटपुट करने के लिए, सार्थक जानकारी मतलब जो आपने मांगा है ना वो ही आपको देगा वो। जैसे आपने गूगल पे डाला कि सलमान खान की मूवी, तो वो आपको सलमान खान की मूवी देगा, उसके बाद आपसे कहेगा कि दिस रिलेटेड मतलब इससे रिलेटेड, मतलब मूवी से रिलेटेड इनकी भी मूवी है, तो फिर आपको ऐसे करके देता है, मगर पहले वो सलमान खान की मूवी आपको देगा। को आउटपुट करने के लिए उपयोगकर्ता या संबंधित डेटा द्वारा दिए गए निर्देश को सेट है। इसका उपयोग उपयोगकर्ता द्वारा किया जा सकता है। मतलब उपयोगकर्ता मतलब जो अपन कंप्यूटर चला रहे हैं तो अपन करेंगे, तो उपयोगकर्ता कौन होगा, अपन होगा। प्रोसेसिंग का कार्य कंप्यूटर के द्वारा गणना, तुलना या लिया गया निर्णय हो सकता है। तो प्रोसेसिंग मतलब आपने क्या किया, आपने प्रोसेसिंग में आपने उससे कह दी कि भैया गणना करना है, जोड़ दो दो और दो चार होते हैं, तुलना कर दो, कंपेयर कर दो किसी के साथ, आपने कोई फैसला ले लिया है, ठीक है, कोई डिसीजन ले लिया तो आपको वो डिसीजन देता है। डिसीजन मतलब आपने कहा कि आपके पास MS वर्ड आपने खोला और उसमें एक पेज है, पेज में आप कह रहे हैं कि उसमें कलर भर जाए, और कौन सा वाला अपन को कलर भरना है, एक बॉक्स से लेकर रेड वाला, तो आपने निर्णय ले लिया तो वो कंप्लीट करेगा। तो प्रोसेसिंग कौन करता है, कंप्यूटर करता है। ठीक, कंप्यूटर तो प्रोसेसिंग करेगा पर प्रोसेसर होता है उसके अंदर एक। ठीक, उसके बाद आता है सूचना, जी होता है डाटा और सूचना में अंतर। देखिए कि सूचना किसी भी संसाधित कार्य का अंतिम बिंदु या अंतिम आउटपुट है। जब आउटपुट डेटा का अर्थ होता है तो उसे सूचना कहा जाता है। मतलब कि आपने जब कोई डेटा था, आपने उस डेटा को फीड कर दिया, प्रोसेसिंग कर दी, उसके बाद जो चीज़ मिली, आउटपुट मिला, तो वो सिस्टमेटिक तरीके से आपको मिलेगा। मतलब उसका नाम, उसके जगह का नाम, उसके पिताजी का नाम, उसके माताजी का नाम, वो कहाँ रहता है, कितनी साल का है, कौन सी क्लास में पढ़ रहा है। ठीक, तो ये सब क्या कहलाता है, आपका सूचना कहलाती है। सूचना किस में मिलती है, आउटपुट के रूप में मिलती है। इतना सा याद रहेगा। तो चलिए अपन अब पढ़ते हैं क्या, कंप्यूटर का विकास। ये तो क्या हो गया, कंप्यूटर का थोड़ा सा इतिहास हो गया कि ये था। अब कंप्यूटर का विकास कह दो इसको या फिर इतिहास कह दो, क्योंकि हिस्ट्री भी यही है और इसका डेवलपमेंट भी यही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर का विकास। तो कंप्यूटर के विकास में क्या होगा, देखो कंप्यूटर का विकास बहुत पुराना माना जाता है, 3000 वर्ष पूरे या 4000 वर्ष, बहुत पुराना इसका इतिहास माना जाता है। ठीक, असल में इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग की बात करें तो इसका इतिहास आधी शताब्दी से ज़्यादा पुराना नहीं है। तो आधी शताब्दी, शताब्दी कितनी होती है, बहुत पुरानी हो गई शताब्दी तो, ठीक है, ईसा से भी पूर्व। तो आधी शताब्दी से ज़्यादा पुराना नहीं है, यानी कि ये 1940 के दशक की शुरुआत में ही अस्तित्व में आया। कब आया, 1940 के दशक, मतलब 1940 जब चल रही थी, जब दशक चल रहा था, जब आया। शुरुआती दिनों में जब हमारे पूर्वज गुफाओं में रहते थे, सुनो कब, जब हमारे पूर्वज गुफाओं में रहते थे तो गिनती एक समस्या थी, फिर भी इसे मुश्किल बताया जा रहा है। जब उन्होंने अपने जानवरों या संपत्ति को गिनने के लिए पत्थर का उपयोग करना शुरू किया तो उन्होंने कभी नहीं पता था कि एक दिन मतलब यह दिन आज के कंप्यूटर को जन्म देगा। ठीक है, आज लोगों ने इनके पत्थरों के साथ गणना करने के लिए प्रक्रिया के एक सेट का पालन करना शुरू कर दिया, जिसके कारण बाद में एक डिजिटल गिनती उपकरण या निर्माण हुआ जो आविष्कार किए गए। पहले गणना उपकरण का पूर्ववर्ती था जिसे अबेकस के नाम से जाना जाता था। देखिए अबेकस पढ़ेंगे पर बहुत सारे यंत्र हैं तो इसको समझ लेते हैं। इन्होंने ये कहा कि जब आदि मानव थे या अपने जो पूर्वज थे उनको अपन अपने पूर्वज मानते हैं, जो गुफाओं में रहते थे, जब वहाँ पर गिनती का कोई साधन नहीं था तो उन्होंने ही कंप्यूटर बनाने का, ईजाद करने का, डेवलप करने का, इन्वेंशन करने का, इन्हीं पे ही एक श्रेय जाता है। अगर आप जाएं तो इन पे श्रेय दे सकते हैं क्योंकि इन्होंने ही गिनती स्टार्ट करी। अगर गिनती स्टार्ट नहीं करते तो फिर कुछ संभव नहीं हो पाता। इन्होंने गिनती स्टार्ट करी, गिनती जब स्टार्ट हुई तो इन्होंने कहा कि अच्छा और भी चीज़ें हैं, उन्होंने कहा जल्दी जोड़ा जाए, जल्दी हो, तो फिर कंप्यूटर का निर्माण हुआ। तो इसका मतलब यहाँ से इसका जन्म या उत्पत्ति मान सकते हैं। फिर उन्होंने क्या कहा कि ये डिजिटल रूप में आया, डिजिटल रूप में आया तो आप गिनती कर सकते हैं। और सबसे पहले ये किसके रूप में आया, सबसे पहला अगर कंप्यूटर माना जाता है तो अबेकस को माना जाता है। ठीक है, तो अबेकस को पढ़ लेते हैं। तो अबेकस में एक क्या होता है, अबेकस में ये लकड़ी का बना होता है। किसका बना होता है, ये फ्रेम
लकड़ी का, और ये भी लकड़ी का बना है जी, इसके अंदर जो डला है ना ये लकड़ी का बना हुआ है जी लकीर। और जो जो गोल गोल इसमें जो बने हुए हैं जी ये मिट्टी के बने हैं, ये किसको मनके कहते हैं, ये मिट्टी के बने होते हैं और इनको क्या कहते हैं, मनके कहा जाता है इनको। अब तो शायद प्लास्टिक के आने लगे होंगे, पर पहले ये कैसे, पहले अपन ये बच्चों को गिफ्ट देते थे तो इसमें प्लास्टिक के आते थे ये डले, ये प्लास्टिक के। आप मगर ये भी इसका जो इतिहास है ना वो इतिहास ये कहता है कि ये मनके थे, मिट्टी के बने थे और ये लकड़ी का था। ठीक है, इसको चलाने का एक अलग ही नियम होता है। तो अपन को नियम नहीं समझना है ना, अपन को चलाना है, अपन को सिर्फ ये समझना है कि अपन इतिहास पढ़ रहे हैं। जब समझाने की बारी आएगी कि उसको समझाना, फिर उसको अपन डिस्कस करेंगे। तो अपन समझते हैं कि एबेकस क्या होता है। तो देखिए एबेकस क्या है, तो एबेकस का पहला यांत्रिक कंप्यूटर उपकरण के नाम से जाना जाता है। पहली बात, पहला यांत्रिक जिसका उपयोग जोड़ घटाव आसानी से और तेजी से करने के लिए किया जाता था। इसका उपकरण को पहली बार 10वीं पूर्व, ठीक है, पहली बार 10वीं ईसा पूर्व सदी में मिस्रियों ने, किसने, जो मिस्रवासी थे ना मिस्रवासी ने विकसित किया था। लेकिन इसे अंतिम रूप 12वीं शताब्दी में मिला। किसने दिया, वो भी चीनी के शिक्षाविदों ने। सबसे पहले कहाँ से बना जी, मिस्र से बना। कब, 10वीं शताब्दी में। फिर 12वीं, ठीक है, 2 सदी बाद, 2 सदी में चीनी शिक्षाविदों ने इसको और भी इन्वेंशन करा और भी बताया। अब इसके अंदर क्या क्या होता है वो जानिए। तो एबेकस लकड़ी के फ्रेम से बना होता है। इसके छड़ को, मतलब इसकी छड़ पर फिसलने वाले गोल मोतियों के साथ फिट किया जाता है। ठीक है, इनको मनके कहते हैं। अब देखो चलाते कहते हैं, इसे स्वर्ग और पृथ्वी नामक 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक को नाम दिया जाता है स्वर्ग, एक को कहते हैं पृथ्वी। ठीक है, नाम 2 भागों में विभाजित किया जाता है। स्वर्ग ऊपरी हिस्सा था और पृथ्वी निचला हिस्सा। मतलब जो नीचे वाला हिस्सा है ना उसको क्या कहेंगे, देखो ये नीचे वाला हिस्सा है ना, ये वाला जो नीचे वाला हिस्सा है इसको क्या कह रहे हैं, पृथ्वी। ऊपर वाले को क्या कह रहे हैं, स्वर्ग कह रहे हैं। और पृथ्वी 2 भागों में विभाजित किया गया है। स्वर्ग ऊपरी हिस्सा, स्वर्ग कहाँ कहलाता है, वो ऊपरी हिस्सा कहलाएगा और पृथ्वी निचला हिस्सा कहलाएगा। इस प्रकार कोई भी नहीं, मतलब इस प्रकार का क्या है, कोई भी नहीं है। मोती को उचित स्थान पर रखकर प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं, मोतियों को उचित स्थान पर रखकर प्रदर्शित किया जा सकता है। इसका यूज़ कब करते हैं, जब मोतियों का बना रहता है। ठीक है, एक और पढ़ लेते हैं अपन। ठीक है, फिर उसके बाद अगली क्लास में अपन इसको डिस्कस करेंगे। तो फिर आता है नेपियर बोन्स। ठीक है, तो नेपियर बोन्स क्या कहलाता है, तो नेपियर ने भी एक क्या किया था, एक हड्डियों का एक ढांचा बनाया था। हड्डी थी बहुत सारे जानवरों की, हड्डियों का इस्तेमाल करके उन्होंने एक कैलकुलेटर कह सकते हैं इसको, मशीन बनाई थी। ये जितने भी कंप्यूटर या कैलकुलेटर हैं सब कंप्यूटर बनाने के ही काम आए। ठीक है, तो नेपियर क्या है, नाम है, और बोन्स, नेपियर बोन्स पूरा नाम है इनका, और इन्होंने बोन्स मतलब नेपियर नाम है, इन्होंने बोन्स क्या करा था, हड्डियों से इन्होंने बनाया था कंप्यूटर। ठीक, अभी कैसे काम करता है वो अपन बाद में देखेंगे, पहले अपन को इसकी इतिहास पढ़ना है, क्योंकि आपके पेपर में ये नहीं आएगा कैसे चलाते थे, ये आएगा कि इसको किस प्रकार से, मतलब इसका इतिहास क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इतिहास। देखिए कि इस प्रकार की प्रक्रिया में स्कॉटलैंड के जॉन नेपियर ने 1617 में नेपियर बोन्स नामक एक गणना उपकरण का आविष्कार किया था। मतलब स्कॉटलैंड के कौन थे, जॉन नेपियर थे। जॉन नेपियर ने कितनी 1617 में, ठीक है, स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं, कहाँ के, स्कॉटलैंड के, इन्होंने एक आविष्कार किया। डिवाइस में नेपियर ने गिनती के उद्देश्य से हड्डियों की छड़ों का उपयोग किया था। हड्डी की छड़ें हैं जी, किसकी छड़ें हैं जी, हड्डियों की छड़ें हैं जी, हड्डियों की छड़ों का उपयोग किया था। इन छड़ों पर मुद्रित होता था, कुछ ना कुछ क्या होता था, छपा होता था। मुद्रित मतलब छपा होता था। इन छड़ों से कोई भी जोड़ घटाव गुणा और भाग आसानी से कर सकता था। देखिए सबसे पहले एबेकस आया तो एबेकस ने क्या कहा कि एबेकस सिर्फ जोड़ और घटाव कर सकता था। जब नेपियर बोन्स आया तो उन्होंने 2 चीज़ें और बढ़ा दी। उन्होंने कहा कि भैया आप इसमें गुणा भी कर सकते हो और आप भाग भी आसानी से कर सकते हैं। इस उपकरण में गुणा और भाग करने के लिए अंकों को चिन्हित 9 अलग अलग हाथी के दांतों
की पट्टियाँ का उपयोग किया जाता था। मतलब इसमें जो जब आप गणना करोगे या भाग करने के लिए आपको 9 चिन्ह मिलते थे और ये क्या होते थे, अलग अलग हाथी के दांत की पट्टियों का उपयोग किया जाता था इसमें। यह दशमलव बिंदु प्रणाली का उपयोग करके भी गणना करने की पहली मशीन थी। तो अब आएगा क्वेश्चन कि दशमलव प्रणाली की गणना करने की पहली मशीन का नाम क्या है? तो इसका क्या नाम है? नेपियर बोन्स। इन्होंने पहली दशमलव में गणना करने वाली आपकी मशीन का निर्माण किया था। ठीक है, अब ये पास्कल है, कैलकुलेटर है, बहुत सारा इतिहास, थोड़ा सा इतिहास और बचा हुआ है, तो अपन इसको पार्ट 2 में क्या करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को अच्छे से देखें और इसको अच्छे से पढ़ें, और जो DCA PGDC कर रहा है, जिसको इसकी ज़रूरत है, आप उनको इसमें शेयर कर सकते हैं और आपको रोज़ 8 बजे वीडियो यहाँ पर मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।